हेलो एवरीवन। तो ये कहानी है कोल्ड प्रेसिडेंट एंड कर्स्ड पर्सन शेनज़ू की, जिसकी लाइफ एक पुअर लड़की के गिर्द घूमती है। अब क्या ये फॉर्चून टेलर गर्ल इसकी फैमिली का कर्ज ख़त्म कर पाएगी या नहीं, वो जानने के लिए आपको पूरी स्टोरी देखनी पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही हमें एक फैटी बॉय को दिखाया जाता है। शेन फैमिली की कर्स्ड बड़ी कहानी वो एक लड़की को ही सुना रहा था, जो कि 3 जनरेशन तक चलना था। शेनज़ू के पेरेंट्स की डेथ एक एक्सीडेंट में ही हो गई थी और बाकी लास्ट एक वही बचा था। हर दोपहर के 2 बजे उसे एक बैल की आवाज़ सुनाई देती है, जो तकरीबन शेनज़ू को मौत के तो काफ़ी करीब ले जाती है। अब आखिर इस सब के पीछे का कारण क्या है वो नहीं बताया गया। फिलहाल सारे पहले रूमर्स सच है या झूठ कोई नहीं जानता। ये बातें सुन के वो लड़की तो डर के मारे भाग ही जाती है। अब हमें शेन के पास उसके पेट बिल्ले को ही दिखाया जाता है। हमारी फीमेल लीड अपनी बेस्टी के साथ मिलके ना सिर्फ कैफे चलाती है बल्कि कैट्स क्लॉ फॉर्चून टेलर भी है। लाइव स्ट्रीमिंग में ही वो अपने क्लाइंट्स का काम भी कर देती है। उसके पास एक स्पेशलिटी ये भी है कि वो कैट्स की बातें सुन पाती है, जिसकी वजह से उसने आज की तरह बहुत से केसेस सुलझाए हैं कि उस लड़की का अपना बंदा ही उसे चीट कर रहा था। इनकी वीडियो शेनज़ू भी देख रहा होता है एंड मन में यही सोचता है कि मुझे जिस लड़की की तलाश है क्या वो यही है। अगले दिन वो जैन को एक अजीब सा ऑर्डर मिलता है, जिसमें स्पेशल इसे विच ड्रेस पहन के ही आने को कहा गया था। जाना तो इसने था ही सही। शैन ने अपनी जगह पेट कैट बैन को ही मीटिंग में भेज दिया था, जिसे देख के सब बुरी सी शक्लें बनाने लगते हैं कि आखिर खुद रूड प्रेसिडेंट साहब खुद कहाँ हैं। वो कॉफ़ी लेके पहुंच चुकी थी और ये ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि शैन ने ही मंगवाया था। वो को तो उससे फर्स्ट साइट लव ही हो चुका होता है कि ये कितना हैंडसम है। अभी जब इसकी लाई कॉफ़ी उसे पसंद नहीं आती तो तब वो की शक्ल फिर देखने वाली होती है। बार बार ये बनाने पर भी उसका एक ही रिएक्शन था। अब तो वो उसे बुरा भला कहती वहाँ से जाने की करती है कि इसे तो किसी चीज़ की कोई कदर नहीं है। कंपनी को संभालने के लिए शैन ने सीईओ हायर कर लिया था। आज ही उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी भी थी, जिन्हें याद करके वो तो यहाँ पर काफ़ी सैड भी हो जाता है। दूसरी तरफ बेस्टी वो को कॉल करके जल्दी से शॉप का रेंट पे करने के लिए पैसे इकट्ठे करने की बात करती है कि वरना फिर हमें कोई और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल खुद पैसे इकट्ठे करने वो तो होम टाउन ही जाने वाली थी, जिस पार्सल का इसने वो को बताया था। वहाँ पे तो शैन की कैट होती है। ये हैरान कि आखिर ये बिल्ला भटक के यहाँ आ कैसे गया। उसने इससे एड्रेस वगैरह का पूछ लिया था। अब बकायदा उसे घर छोड़ने आ जाती है कि चलो इसे लाने के पैसे ही मिल जाएंगे, फिर मैं अपनी शॉप का रेंट पे कर पाऊंगी। और आगे आके उसे पता चलता है कि ये बिल्ला किसी और का नहीं बल्कि उसी कोल्ड से बॉय शैन का ही है। वो तो पैसे लिए बिना जाने का सोचती है, पर वो उसे स्टे करने को कहता है। ना सिर्फ वो के लिए कॉफ़ी बनवाता है बल्कि उस पर ये इल्ज़ाम भी लगा देता है कि मुझे मालूम है कि तुम पुअर हो, इसलिए मेरे बिल्ले को तुमने किडनैप भी किया था ना। वो तो गुस्सा ही हो गई थी कि ये क्या बात कर रहे हो, एक तो मैं इसे घर लाई, ऊपर से तुम मुझे बातें सुना रहे हो। अब उसके पूछने पे ही उसे बताती है कि कैट ने मुझे खुद घर का पता बताया था। वो बिलीव नहीं करता कि वो कैसे बता सकता है। अब उसे तो इसकी बातें सुनाई देती थी ना। सो जो सीक्रेट्स सिर्फ और सिर्फ कैट और शैन के बीच थे वो एक्सपोज करने लगती है कि ये सब मुझे बैन नहीं बताया है, तो अब कहो जो कहना है। अब फिर उसे यकीन आ ही जाता है कि ज़रूर इस लड़की में कुछ तो ख़ास है। अभी के लिए कुछ मनी उसने इसके फ़ोन में ट्रांसफ़र कर दी थी। इसके हाथ में पहना एक ब्रेसलेट देख के वो तो इसकी किस्म का उसे बता ही देती है। वो हैरान कि इसे कैसे पता चला। वो अब उसे अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके 7 दिन के लिए उसे अपने पास रहने को कहता है। ये शौक है क्या, ये मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उसे ना जाने क्या क्या इसने इमेजिन भी कर लिया था। वह अब उसे बताता है कि जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम 7 दिन मेरी नर्स बन के यहाँ पे रहोगी, तुम्हें डेली मैं 3 कहानियाँ सुनाऊंगा।
अगर तुम उसमें फॉल्ट्स निकाल पाई ना तो एंड पे तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा होने वाला है। एडवांस में भी कुछ मनी उसने ट्रांसफ़र कर दी थी तो ये खुशी खुशी मान जाती है। बाकी इसकी शॉप का मसला था, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शन ने ही संभाल ली थी कि डोंट वरी, उसकी तुम फिक्र मत करो। अब तो उसका काम आसान ही हो जाता है। बिना नॉक किए वो जब इसके रूम में आता है तो अब वो गुस्सा के तुम ऐसे कैसे आ सकते हो। डोर पे लटकी कैट को बचाने के चक्कर में इसे भी अपने क्लोज ही खींच लेती है। वो तो फिर फ़ौरन से साइड पे ही हो गया था। साथ में इसके एक और सीक्रेट का भी उसे पता चलता है कि इसकी तो आई साइट भी वीक है। अब वो को इसके लिए थोड़ा सा बैड भी फील होने लगता है कि ये इतना लॉनली है। अब वो उसे ये भी बताने लगा था कि मैंने तुमसे डील इसलिए की है क्योंकि पहले ही मैंने सोच लिया था कि जो लड़की भी इस ब्रेसलेट को पहचानेगी उसे मैं अपने पास ही रखूँगा। सो वो तुम निकली। ये भी उसका फैमिली ब्रेसलेट ही था। वो यैन के लिए उसने असिस्टेंट से कह के कुछ स्टफ़ वगैरह भी मंगवा लिया था ताकि इसे कोई दिक्कत ना हो। वो साहब तो इसे हर एक रूम से दूर रहने को भी कहते हैं कि इन्हें छूना भी मत वरना तुम्हारी यहीं पर मौत तो पक्की है। ये सुन के वो बेचारी तो एकदम डर ही जाती है कि आखिर ये सारा मामला क्या है। अगले दिन वो शन को उठाने पहुंची होती है। वो उसे देख के सरप्राइज़ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये उसे खाने पे बुलाने ही आई थी और साथ में उससे लाइब्रेरी जाने की इजाज़त भी मांग लेती है जो कि इस वक्त घर में मौजूद थी। ये भी ना नहीं कर पाता। इसका बनाया खाना उसे काफ़ी पसंद भी आया था। बुक्स ढूंढते ढूंढते इसे शन के पेरेंट्स की फ़ोटो एल्बम भी मिलती है। शन को फ़ोटोज़ में स्माइल करता देख के ये हैरान कि मैंने उसे ऐसे स्माइल करते नहीं देखा। ऊपर से यहाँ पर शन भी पहुँच जाता है कि ये तुम मेरे बारे में क्या बात कर रही थी। वो कहती है कुछ नहीं। अब अचानक ही दोपहर की 2 बज जाती हैं। शैन तो जल्दी से उसे यहाँ से बाहर निकाल देता है कि तुम्हारा अब टाइम ख़त्म हो चुका है। वो भागी भागी बिल्ले के पास आती है कि आखिर ये सारा क्या सीन है। वो कुछ नहीं बताता। ये तो और ही ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी। इधर बेल्स सुनाई देने की वजह से इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। ऊपर से वो आ जाती है। शैन को बेहोश होते देख के वो तो फिर इसे लेके रूम में ही आ गई थी। अब यहाँ पे शैन उसे अपनी पेरेंट्स की आखिरी फ़ोटो दिखाने के साथ साथ उनके एक्सीडेंट का भी बताने लगता है जिसके बाद ही वो ब्रेसलेट इसका हुआ था। अब स्टोरी सुनाने का भी टाइम हो चुका होता है। सो वो उसे एक रिच बॉय का बताने लगता है जो शादी से भाग गया था। तब उसकी हेल्प एक क्यूट सी लड़की ने की थी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी फ्रेंडशिप हो गई। तब जब बॉय को पता चला कि ये पुअर है और इसे कर्ज चुकाने के लिए पैसों की ज़रूरत है तो उसने फिर उस लड़की की हेल्प की। तब उसने तो रिच बॉय के एहसान चुकाने के लिए एक एग्रीमेंट भी राइट किया था ताकि वो ये सब याद रखे। वो लड़का तो उसकी क्यूटनेस पे एकदम फिदा ही हो चुका था। शैन स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए उसे ये भी बताता है कि उस वक्त ना सिर्फ लड़के शिन को शिया चुन से लव हुआ था बल्कि वो भी कम्प्लीटली उसकी ही हो चुकी थी। दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे। अब ये वू यैन को यही बताता है कि शिन हमारे ही पूर्वजों से बिलोंग करता था। आखिर को एक दिन तो उसे लौटना ही था। उसने जब ये बात शिया को बताई तो वो काफ़ी दुखी हो गई थी। उनकी लास्ट मीटिंग वाले दिन ही शिया ने कहा था कि बस तुम्हारे कर्ज में एक ही सिक्का बचा है जो मैं तुम्हें तब वापस करूँगी जब तुम मुझसे मिलने आओगे। शिन ने भी प्रॉमिस किया था 1 साल बाद मैं बिल्कुल इसी प्लेस पर ही तुमसे मिलने आऊँगा। वो भी उसे छोड़ के जाना तो नहीं चाहता था पर मजबूरी भी तो थी। उसके बाद से शिया उसी चर्च में उसका वेट करती रह गई थी जहां दोनों मिलके पियानो बजाया करते थे। इवन कि शिया ने शिन की याद में खुद से म्यूजिक भी राइट किया था। वो मुड़ के भी नहीं आया। उसके बाद से ही हमारी फैमिली में कर्ज स्टार्ट हो चुका था। मीन शिया अपना बदला सबसे लेना चाहती है एंड उसे अभी भी शिन की तलाश है। ब्रेसलेट तो शिन शिया के लिए ही छोड़ गया था पर यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाती है कि ब्रेसलेट पे लिखे वर्ड्स तो किसी के वेट करने के बारे में ही हैं तो वो शिन का कैसे हो सकता है। अब शैन उसे कहता है कि कल फिर मुझे यही पता चला के दो कि आखिर ये ब्रेसलेट शिया से बिलोंग करता है या शिन से।
इसने शन फैमिली की सारी रिसर्च करना स्टार्ट कर दी थी। अगले दिन बिना टेंशन के खुशी खुशी शन के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। उसे तो कुछ आवर्स में अपना जवाब ही चाहिए था। अब बैन को लेके वो तो अभी उसी मिस्टीरियस से रूम के बाहर ही पहुंच चुकी होती है, जहाँ पर जाने से असिस्टेंट ने उसे मना किया था। पहले तो वो बिल्ले से पासवर्ड पूछ के अंदर घुसी जाती है कि बात की देखी जाएगी, और इसके बाद फिर वो जल्दी से शन को लेने भी आई होती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो हैरान कि इसे इस रूम का पासवर्ड कैसे मालूम हुआ। फिर सोचता ही है कि बिल्ली ने ही बताया होगा। वो वहाँ जाना तो नहीं चाहता था, पर ये ज़बरदस्ती उसे लेके चली ही जाती है। एक्चुअली में वो को इसी रूम से एक म्यूज़िक बॉक्स मिला था। अचानक उनका डोर भी लॉक हो जाता है। अब उसके खुलने तक तो इसे भी शन के साथ ही रहना था। ये तो म्यूजिक बॉक्स को ठीक करने के साथ साथ इसके कर्ज की मिस्ट्री भी सॉल्व करने लगती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली की सारी सर्च की है। सो तुमने जो मुझे कहानी सुनाई थी ना, वो बिल्कुल उल्टी है। शन फैमिली से शिन नहीं बल्कि शिया चुन बिलोंग करती थी। उसी दिन वही शादी से भागी थी। फिर तुम्हारे पूर्वजों को जब पता चला कि वो किसी और लड़के को पसंद करने लगी है, तो उन्होंने उसकी शादी फिर अपने बिजनेस पर्पस के लिए कहीं और ही फिक्स कर दी थी। इसके बाद वो शिन से मिल भी ना पाई। इवन के वो ब्रेसलेट भी उसी ने ही बनाया था। वही अपनी आखिरी निशानी शिन को देना चाहती थी। तुम्हारी फैमिली ने उससे वो भी छीन लिया। जब कुछ अरसे बाद वो शिन को देखने चर्च आई तो वो वहाँ पर नहीं था, और ना ही उनके प्यार की निशानी पियानो। अब शिया चुन तो फिर उसकी याद में डिप्रेशन में ही चली गई थी। एंड देन कुछ अरसे बाद उसकी मौत हो गई। वो तो यहाँ पर इसे ये भी कहती है कि तुम्हारे दादा पर दादा कितने जालिम थे, दो दिलों को मिलने नहीं दिया, और तुम्हारी फैमिली पर उनकी वजह से कोई भी कर्ज नहीं है, वो बस तुम लोगों का वहम ही है और कुछ नहीं। दोनों अब जैसे तैसे करके रूम से बाहर आ चुके थे। वो जैन तो पियानो देखने चर्च भी जाना चाहती थी। 2 बजने का टाइम होने ही वाला होता है कि शन की तबीयत ख़राब होने लगती है। अभी उसके अंकल जब फ़ोन पे शन की तबीयत ख़राब होने का सुनते हैं तो उसे डॉक्टर को अपना चेकअप कराने के लिए कहते हैं। वो तो आगे से कॉल ही काट देता है। शन को अपने ही अंकल एक आंख भी नहीं भाते थे, क्योंकि उसकी आई साइट ख़राब उन्होंने ही डॉक्टर से कह के करवाई थी ताकि ये जिंदा लाश ही बनकर रहे। तभी वो उनसे हेट ही करता आया था। ऊपर से वो हेडफोन्स लेके पहुंच आती है कि अब तुम अच्छा फील करोगे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसे चर्च बेल से कोई एलर्जी है, ना कि कर्स। उसकी शोर की आवाज़ सुनते ही ये खुद पे काबू नहीं कर पाता। ये मिस्ट्री तो सॉल्व हो चुकी होती है। दोनों पियानो की तलाश में चर्च पहुंच आते हैं, पर क्या फ़ायदा, किसी को भी नहीं पता था कि वो गया तो गया कहाँ। कोई नहीं जानता था कि उसे किसने खरीदा और वो कहाँ गया। वो को एक आइडिया आता है। वो कैट से उसका पूछने लगती है। अब वो जो काफ़ी अरसे से यहाँ पर रह रही थी उसे जगह का बता देती हैं। वहाँ डस्ट देख के वो शैन को मास्क लगा देती है कि अब तुम आराम से अंदर जा सकते हो। उसे भी पियानो बजाना आता था, और इधर ही वो को अपनी गोद में बिठा लेता है। ये तो फौरन से उठी खड़ी होती है। थोड़ी छानबीन के बाद इन्हें यहाँ से एक लेटर ही पड़ा मिलता है, जो कि शिन शियाचुन के नाम ही लिख के गया था। अब ये रीड करके इन्हें एहसास होता है कि 1 साल क्या बहुत अरसे शिन ने शिया के आने का वेट किया था, पर वो नहीं आई। इसी दौरान उसकी इलनेस भी काफ़ी बढ़ गई थी। फिर तभी उसने मेडिसिन्स लेने की बजाय पियानो को ही बाय करना बेहतर समझा कि चलो उसके प्यार की निशानी तो मेरे पास रहेगी। अब यहीं पर ही वो ना सिर्फ लेटर बल्कि ब्रेसलेट भी रख ही देते हैं कि काश वो दोनों अपनी अपनी ये चीज़ें ले पाते। इनके जाते ही हमें शीन और शिया की सोल्स को ही दिखाया जाता है, जो कि मरने के बाद अपनी अपनी निशानियां लेके मिल ही चुकी थी। अब यहाँ पर वो तो अचानक शन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा के कुछ खाने लगती है। वो उससे पूछता है कि अरे तुम ये क्या कर रही हो।
तो वो अब उसे कहती है कि मैं तो तुम्हारा बैट लकी खाने लगी थी, अब तुम टेंशन मत लेना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने उसका मूड काफ़ी अच्छा कर दिया था। दोनों ही हाथ पकड़ के फिर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ असिस्टेंट को अंकल कॉल करके शैन और वो पर नज़र रखने को कहते हैं कि वो जितना एक दूसरे के क्लोज आएंगे ना, मेरे लिए तो उतना ही अच्छा है। अब ये असिस्टेंट साहब तो अंकल के ही चमचे हैं, इस बात का हमें अभी पता चला है। इस सब के पीछे अंकल का क्या रीज़न है वो नहीं बताया गया। अब हमें एक मिस्टीरियस सी कैट को ही दिखाया जाता है, जिसके पाँव पे एक रेड सा धागा बंधा हुआ था। वो जैन की फ्रेंड चीची शॉप पे असिस्टेंट को देख के इसे थीफ समझ के दुर्गति बनाने लगती है कि तुम यहाँ पर हमारी कैट्स को ही चुराने आए हो। अब वो फिर उसे अश्योर करवाता है कि नहीं, तुम्हारी पार्टनर वो जैन मिस्टर शैन के घर में रह रही है, तो बॉस ने मुझे यहाँ की देखभाल के लिए ही भेजा है। उसे तो फिर भी यकीन नहीं आता, इसलिए जल्दी से वो जैन को कॉल करके इस सारी बात का कंफर्म करती है। अब वो के कॉन्ट्रैक्ट का उसे भी पता चल चुका था, सो वो फिर यहाँ पर उसे आराम से वहाँ रुकने को कहती है कि यहाँ का सारा काम मैं अच्छे से संभाल लूँगी, डोंट वरी। शैन बिल्ले की डेट अरेंज करवाने का सोचता है। अब असिस्टेंट उसे साथ में वुजैन से भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की बात करता है, पर ये नहीं मानता और साथ में उसे डांट भी देता है कि तुम अपने काम पे ही फोकस करो बस। अब बाद में वो के रूम में आके उसे कल रेडी रहने को कहता है कि हम दोनों मिलके कल इसे स्पा लेके जाएंगे। वो जो कि स्नैक्स खा रही थी उससे लेके फिर वहाँ से जाने ही लगता है। अब तो वो भी स्माइल करने लगी थी। दोनों एक दूसरे को लाइक तो करने लगते हैं। अब इनकी कन्फेशन कब होगी ये नहीं पता। अगले दिन आउटिंग पे ये लोग आ ही चुके थे। अब यहाँ पर शैन को बिठा के वो भाग के कुछ खाने का सामान ले आती है। आज दिन भी बड़ा सुहाना था, ऊपर से वो ने इसे मज़े मज़े का स्ट्रीट फूड भी बाय करके दिया था, इसलिए शैन का मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। वो जब देखता है कि ये अकेले अकेले ही आइसक्रीम खा रही है तो ये उसकी खाने लगता है कि ये बुरी नहीं है। वैसे दोनों मिलकर बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इनके साथ साथ और भी बहुत से लोग यहाँ पर आए थे। एक तरह से इनकी ये डेट ही हो चुकी होती है। वो को शैन ने और अच्छा अच्छा खाना लाने भेज दिया था। जब तक वो वापस आती है तब उसे ना देख के ये काफ़ी परेशान हो गई थी कि एक तो शैन की आईसाइट वीक है, पता नहीं कहाँ चला गया। फाइनली उसे अपने सामने देख के ही ये अब रिलीफ फील करती है। कैट इतनी भारी थी कि ये तो शैन को ही देख के फिर वहाँ से चली जाती है। अब बाद में जब वो की नज़र पड़ती है तो तब शैन अपनी गोद में वही वाइट कैट लिए बैठा था जो कि हमें शुरू में दिखाई गई थी। उसे तो ये घर ही लेके आए होते हैं, क्योंकि अभी तक इसके ऑनर को उन्हें पता ही नहीं चला था। आज ही वो को दूसरी कहानी सुनाने का भी टाइम हो चुका था जो कि शैन के ड्रीम पर ही बेस्ड थी। सो अकॉर्डिंग टू स्टोरी एक बैकपैकर घने जंगल में गुम हो चुका होता है। इधर उधर भटकने के बाद उसकी नज़र अचानक एक झोंपड़ी पे पड़ी थी जो कि फेरी की थी। इसे काफ़ी भूख लगी थी तो इसके पूछने पे और साथ में मांगने पे उस फेरी ने बाकायदा इसे खाना भी दिया था। अचानक बाहर से आवाज़ें सुन के उसने फिर बैग पैकर को छुपा ही दिया था। उसके फ्रेंड्स तो आते ही स्मेल से पहचान जाते हैं कि यहाँ पे कोई इंसान है ना। वो साफ मुकर जाती है, नहीं इधर तो कोई नहीं आया। पर वो बिलीव नहीं करते कि हम तुम्हारी शिकायत माउंटेन्स गॉड को लगाएंगे। अब लड़के को बचाने के चक्कर में फेरी ने अपने फ्रेंड्स से फाइट भी कर ली थी। वो उस पे एहसान कर चुकी थी, इसलिए बैग पैकर ने फेरी को इस जंगल से निकालने का फैसला कर दिया था कि तुम मेरे साथ चलना, इस तरह तुम माउंटेन्स गॉड की पनिशमेंट से बच जाओगी। दोनों ही अपनी डेस्टिनेशन की जानिब चल पड़े थे। एक रेड धागा भी उन्होंने अपने हाथों पे बांधा था। अब जब लड़के को पता चलता है कि इस जंगल में से एक दिन में बस एक ही पर्सन निकल सकता है तो उसने सोच समझ के फेरी को ही भेजने का डिसाइड किया था। रेड धागा तो उसी के साथ पीछे ही रहना था। फेरी उसे बताती है कि एक्चुअली मैं इस जंगल में ट्रैप्ड थी, तभी मैं यहाँ से जा सकती थी जब किसी ने मुझे टिकट बाय करके देना था और वो तुम निकले। यहाँ पर तो वो उसे हक करने के साथ साथ वापस मुड़ के किस भी कर लेती है कि मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और वो लड़का फिर जंगल में ही रह गया था
और इसी के साथ ही फिर शन की तो स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब इस स्टोरी में से फॉल्ट्स निकालने के साथ साथ वो तो वाइट कैट के ऑनर को ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो को ही दे देता है। ये उस कैट की थॉट्स रीड नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा होता। एंड वो कैट को अपने साथ शॉप पे रखने का सोचती है कि इस तरह मुझे भी बड़ा फ़ायदा होगा, ज़्यादा सारे कस्टमर्स इसे ही देखने आएंगे। शैन उसे अपनी इमेजिनेशन से बाहर आने को कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अभी उसने इन दोनों कैट्स को अपने रूम से ले जाने का ही कह दिया था, पर वो इसे ले जा ही नहीं पा रही थी। ढीठ बन के बिल्कुल वहीं पर ही बैठी रहती हैं। अब ये फिर उसे रात को इनके साथ इधर ही अपने रूम में स्टे करने को कहता है। वो समझ रही थी कि शायद बेड पे मैं अकेली इनके साथ ही सोऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। मिस्टर शैन भी साथ ही लेट जाता है। ये तो चिढ़ जाती है। नीचे तो उसे बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही होती। अब जब ये बात शैन नोट करता है, वो उसे उठा के फिर बेड पे लिटा के खुद उसकी जगह पे लेट जाता है। अब ये उसकी सुनाई स्टोरी को लेके ही इससे डिस्कशन करने लगती है कि वो बैग पैकर बॉय बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो रेड धागा जानबूझ के उसने फेरी से बांध दिया था ताकि उसका लक वो ले सके, एंड फेरी को अपने बैड लक के साथ उसने वहाँ से भेज दिया। इसके बाद आखिर बैग पैकर का क्या बना, ना तो वो जानती थी और ना ही शैन। अगले दिन वो कैट की थॉट्स रीड कर पा रही थी, इसलिए वो फिर यहाँ पर जान भी चाहती है कि आखिर इसका मालिक कौन है। तभी शैन उसे फिर एक पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाता है, और वो कोई नहीं बल्कि इसी कैट का ऑनर ही था। वो कैट को यूँ छोड़ने पर उनसे सॉरी भी बोलता है और साथ में प्रॉमिस भी करता है कि आइंदा मैं इसके साथ ऐसा नहीं करूँगा। वो कैट उसका गुड लक की थी। ये बात तो उसे इससे दूर होके ही पता चली थी। उसके जाते ही ये अब शैन से पूछने लगती है कि मुझे अपने साथ रखने का तुम्हारा कोई बुरा इरादा तो नहीं है ना। तो वो नो कहता फिर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये इधर परेशान दिखाई दे रही थी। अब फिर ये कैट की बात याद करने लगती है कि उसने इसे बताया था कि शैन उस बैग पैकर की तरह तुम्हारा लक लेना चाहता है, तभी उसने तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। तुम उसके लिए एक लकी चार्म ही हो। और वो बैग पैकर बाद में फेरी को धोखा दे के पछता ही रहा था। एंड रेस्क्यू टीम ने फिर उसे जंगल से जाके बचा लिया। ये शैन के बारे में सोचने लगती है। वो अब फिर बिल्ले की फेवर लेने पहुंची होती है, एंड उसी से ही कह के इसने शैन को साइड पे भिजवा दिया था। इसने अब फिर उसके ऑफिस में जाके कुछ इन्वेस्टिगेशन करना भी स्टार्ट कर दी होती है। उसे इतना तो पता चल चुका था कि उसने मुझे यहाँ स्टे अपने फ़ायदे के लिए ही करवाया है। बाकी सारी कहानियाँ तो झूठी ही थी। वो उस पर गुस्सा भी करती है। अब शैन उसे यकीन दिलाने लगा था कि जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ये बिलीव नहीं करती। वो भी इस पे भड़क ही जाता है कि तुम मेरी बात आखिर क्यों नहीं समझ रही हो। अब इसने तो उसके साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का ही फैसला कर लिया था कि मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। और उसके रोकने के बावजूद भी ये तो वहाँ से जाने लगती है। वुयान को घर छोड़ते जाते देख के बिल्ला तो काफ़ी अपसेट दिखाई दे रहा था। इवन के शैन खुद सैड होता है और फिर खाली खाली नज़रों से वो को देखने लगता है कि शायद ये अपना फैसला बदल ले, पर नहीं, वो तो चली ही जाती है। फिर बिल्कुल उसी प्लेस पे ही आ चुकी थी जहाँ पहले वो शैन के साथ टाइम स्पेंड कर चुकी थी। उसके साथ बिताए पल याद करके खुद भी दुखी हुई बैठी होती है कि क्या मैंने उसे छोड़ के अच्छा किया। शैन को असिस्टेंट की असलियत का पता चल चुका था कि ये मेरी खबरें अंकल को पहुंचाता है। वो उस पर गुस्सा ही करने लगा था। इस सब के लिए ये भी उसे अपोलोजाइज़ करता है कि बस एक चांस दे दो, फिर कभी भी मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। अब वो भी जानता था कि इसने मुझे वैसे अंकल के कहने पे हर्ट तो नहीं किया। चलो एक मौका दे ही देता हूँ। अब वो इसे अंकल की सारी इन्फॉर्मेशन खुद को देने को कहता है ताकि नज़र रख सके कि आखिर उनके दिमाग में आजकल चल क्या रहा है। जी वो जैन को कॉल करके जल्दी से शॉप पे बुलाती है कि वहाँ काम में गड़बड़ी हो चुकी थी। शॉप की इन्वेस्टमेंट में शैन ग्रुप का नाम भी शामिल था, सो चीची उसे मिस्टर शैन की हेल्प मांगने को कहती है। ये पहले तो वाइस प्रेसिडेंट मीन अंकल से बात करने ऑफिस आ चुकी थी,
वो भी जानबूझ के उसे अपना वेट करवाते रहते हैं, इवन के एक एम्प्लॉय से कह के उसके ऊपर कॉफ़ी भी गिरवा देते हैं। बाद में जब वो कुछ गर्ल्स को इस बारे में बातें करते सुनती है तो सारी सच्चाई का जान चुकी थी कि अंकल मुझे बस तंग ही कर रहे हैं। वो गुस्से में फिर वॉशरूम से बाहर आ जाती है। फिर से एक लड़की उसके ऊपर कॉफ़ी गिराने वाली होती है कि शैन उसका ये मिशन नाकाम बना देता है और वो जैन को प्रोटेक्ट करता ही है। साथ में उन्हें डांट भी देता है कि लगता है तुम लोगों का इरादा यहाँ से जाने का ही है। फिर वो को लेके वो तो बाहर ही आ चुका था। वो तो इससे इस वक्त कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। जाने ही लगती है कि तभी देखती है शैन की आंखों में कुछ गिर गया है। अब रुक के वो फिर उसे देखने लग जाती है। शैन तो पूरे दिल के साथ उसकी हेल्प करना चाहता था, साथ में उसे घर वापस आने को भी बोलता है, पर वो नहीं मानती। ये अब एक सिक्का ही उसकी तरफ उछाल देता है, ये तुम्हारा है ना। शॉप पे आके सामने वो चीची और असिस्टेंट को ही बातें करते देखती है। शैन के साथ हुई नाराज़गी का चीची को भी पता चल चुका था। उसने कभी इसे इतना सैड देखा ही नहीं था, इसलिए पूछ लेती है कि क्या तुम शैन को लाइक करने लगी हो, तो वो साफ इनकार कर देती है कि तुम्हें तो बस ऐसे वहम हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगले दिन ये एक स्ट्रेंजर को अपनी शॉप में झांकते हुए देखती हैं तो परेशान ही हो जाती हैं कि आखिर ये कौन है। फिर सोच समझ के चीची उसे फिर खूब मज़ा भी चखाती है। अब उन्हें मालूम होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही वाला पर्सन है जो कि एक दफ़ा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहीं पर आया था। वो पे ही गुस्सा था कि उस दिन तुमने गलत कहा था, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कोई भी चीट नहीं कर रहा था, तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़ के चली गई है। इतने में ऊपर से कुछ लॉन शार्क्स इनसे पेमेंट लेने भी आ चुके थे। इस मुश्किल घड़ी में शन ही उसके काम आता है। ना सिर्फ वो उन्हें पैसे दे के भगाता है बल्कि इस पर्सन वाला मामला भी हल करने को तैयार था। इसने उन्हें कह दिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड को तुम लोग ढूंढ के लाओ। अब वो भी फिर उसकी गर्लफ्रेंड को तलाश करने में उनकी हेल्प करने को तैयार था। वो नहीं चाहती थी कि शैन मज़ीद उसकी मदद करे, पर वो कहाँ मानने वाला होता है। जल्दी से उस लड़की जुआन का पता भी चला लेता है कि आखिर वो इस वक्त कहाँ है। अब जब उसे मालूम होता है कि वो एक लाइब्रेरी में मौजूद है, वो तो अब वो यैन को फिर वहीं पर ही लेके जाने लगता है। जुआन को चीज़ें और बातें भूलने की बीमारी थी, इसलिए पहले वो को भी नहीं पहचान पाती। वो लड़का एक्चुअली में इसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि हस्बैंड ही था, जिसे ये लाइक करती थी। उसकी डेथ तो 5 साल पहले ही हो गई थी। अब ये इस बात से डरती थी कि कहीं उसका पति भी उसे ना छोड़ जाए, इसलिए डर के मारे ही वो खुद ही उसने फिर ब्रेकअप करने का सोचा था। अब वो जुआन को मनाने आ चुका था कि मैंने दिल से तुम्हें एक्सेप्ट किया था, तुम मेरे साथ प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूँगा, अपने दिमाग से ये बात निकाल ही दो। वो फिर से उसे प्रपोज कर देता है। अब की बार वो ना नहीं करती। इसके हस्बैंड और बॉयफ्रेंड वाली सच्चाई का शैन को पता चल चुका था। वो अब इस बारे में वो शैन को बताने लगता है कि ये बातें मुझे लू फैन ने खुद बताई थी। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होने पे वो तो स्माइल ही करने लगती है। दोनों ही एक साइड पे आ चुके थे। ये उसे बताने लगता है कि वो कर्ज वाली बात तकरीबन सच ही है। एक तरह से मेरे डैड उस पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे। उन्होंने मुझे भी कहा था कि तुम यकीन मत करना, बाकी तुम्हें मेरे पास लाने वाले अंकल ही थे ना कि मैंने तुम्हें कोई यूज़ करने की कोशिश नहीं की है। वो सब कुछ करने वाले वही हैं। वो तो चकरा के गिर ही जाती है। अब उसकी केयर करने की बारी शैन की थी। स्पेशल वो यहाँ पर उसके लिए ड्रिंक भी बनाता है। अब तो फिर उसे होश भी आ चुका था। ये उसे हक करके वापस घर चलने को कहता है कि प्लीज़ अब की बार मना मत करना, हम चलो फ्रेंड्स बन के तो रह सकते हैं। और अभी एक कहानी बाकी भी है, वो भी फिर मान ही जाती है। चीची और असिस्टेंट की भी काफ़ी हद तक फ्रेंडशिप हो चुकी थी। दोनों शैन और वू को साथ में ही देखना चाहते थे। ये तो वाइन पीने ही बैठ जाते हैं, साथ में ड्रंक भी हो गए थे। यहाँ पर वो उसे अपने पेरेंट्स का भी बताने लगती है, वो तो कब के मर चुके हैं।
उससे तो वो कोशिश करती है कि शैन उससे दूर ही रहे, पर कोई फ़ायदा नहीं। जब वो होश में आती है तो अपने साथ शैन को ही देखती है। फिर काफ़ी एम्बैरेस भी फील करने लगी थी कि जब इसे होश आएगा तो फिर ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। अब चीची की आवाज़ सुन के ये तो फ़ौरन से बाहर निकल आती है और उसे लेके वहाँ से चली गई थी। इस तरह कम से कम वो इसके साथ शैन को तो नहीं देख पाती। अब शैन उसे एक एग्रीमेंट ही दिखाने लगा था कि इस पे रात को तुमने खुद ही साइन किए थे। अब बिना कोई मज़ीद एक्सक्यूजेस बनाए मेरे साथ ही चलो। वो भी इतने दिनों बाद घर आके काफ़ी खुश होती है। मिल्ला भी थोड़ा बेहतर फील करने लगा था। अब वो जब इसे बताता है कि शैन तुम्हें लाइक करता है तो ये सुन के वो तो फिर ब्लश ही करने लगती है कि क्या वाकई में। खुद उसके सामने बड़े एक्शन बना के जाने की कोशिश करती है, पर वो बिना लिफ्ट कराए इसे इग्नोर करता साइड पे ही चला गया था। अब ये सैड कि शायद बिल्ला अब मुझसे झूठ बोल रहा होगा। बिल्ले को लेके वो जा ही रही थी कि फिसल के शन के ऊपर ही गिरती है। अब तो दोनों काफ़ी करीब आ चुके थे। अभी भी ये कंफ्यूज ही थी कि क्या सच में शन मुझे लाइक करता है या नहीं। ये भी हो सकता है कि वो बस कन्फेस नहीं कर पा रहा होगा, वरना उसके दिल में मैं जगह बना ही चुकी हूँ। अपनी इमेजिनेशन में भी वो शैन को ही देखने लगती है। वो भी बाहर ही खड़ा था। जल्दी से उसे ड्रेस पहनने को कहता है कि वरना तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। अब बाहर आके स्माइल ही करने लगता है कि फाइनली मेरी उससे बात बन गई है। अंकल ने वो को ऑफिस बुलाया था। इसके सामने वो बड़े ही अच्छे अंकल बनने का नाटक भी करने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ शैन अब्रॉड जाके अपनी आई साइट का ट्रीटमेंट करवाए। उसे सिर्फ तुम ही मना सकती हो, वरना वो ब्लाइंड हो जाएगा। मुझे सिर्फ तुम पे ही ट्रस्ट है। एक तरह से तो वो उसे अपना कायल कर ही चुके थे। इन्हें शैन के हॉस्पिटल जाने की खबर मिलती है। ये भागी भागी उसे देखने पहुंच चुकी थी। अब वो उसे इलाज कराने बाहर जाने की बात करने लगती है कि प्लीज़ मेरा कहा मान लो। वो भी एग्री हो जाता है। ये सब एक हिडन कैमरा से अंकल देख के खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली मेरी बात बन गई है। अब पीछे से सारा ऑफिस मैं संभालूंगा, अब बड़ा मज़ा आएगा। पर ये सारा तो शैन नाटक ही कर रहा था। उसे अंकल की सारी प्लानिंग का पता था, इसलिए अब असिस्टेंट और वो से मिलके ये उन्हें यही एहसास दिला रहे थे कि जैसे सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। अंकल तो एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट को भी अपनी साइड पे कर लेते हैं, बट बाद में जब उन्हें पता चलता है कि शैन तो अब्रॉड गया ही नहीं, बल्कि वो उनसे पहले ही मीटिंग में पहुंचा हुआ था। अंकल को उसने अब ऑफिस छोड़ के रेस्ट करने का ही मशवरा दिया था और ये बात उन्हें बुरी लगती है। वो ना सिर्फ इससे बल्कि अपने भाई से भी हेट ही करते थे। अभी भी हार तो उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी थी कि मैं आखिरी सांस तक तुमसे मुकाबला करूंगा। ये तो अंकल को हराने की कोशिश में खूब इंजॉय करते हैं। अपने लिए इतने दिन परेशान रहने पे शैन तो फिर वो यैन से सॉरी भी बोलता है। रात को वो यैन वही परफ्यूम रूम में छिड़कने लगती है जो कि चीची ने उसे दिया था कि इस तरह रोमांटिक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। इसकी स्मेल से शैन को तो छींकें ही आने लगती हैं। अब तो बस लास्ट स्टोरी ही रह चुकी थी और वही शैन वो यैन को सुनाने लगता है। अकॉर्डिंग टू स्टोरी, एक लड़की अचानक टेलीपोर्ट होके 4 साल बाद अपने बॉयफ्रेंड के अपार्टमेंट ही पहुंच आई थी। ये भी दो लवर्स की अनोखी कहानी होती है, जिसमें से हमेशा की तरह एंड पे वो ये मिस्टेक्स निकाल ही लेती है। फाइनली ये आखिरी टेल भी ख़त्म हुई। अब इसे ठंड लग रही थी तो वो जल्दी से इसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है। अभी इनके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने में बस थोड़ा सा टाइम रह चुका था। वुजेन तो काफ़ी सैड होती है। शैन अब फिर उसे तसल्ली देने के साथ साथ उस रेड धागे को भी ख़त्म करने के लिए कहता है कि तुम भी आराम से रह पाओगी। उसी की वजह से शैन आज तक इसका लक ले पाया था। अब वो मज़ीद इस पे डिपेंड नहीं हो सकता था, इसलिए वो मिलके कॉन्ट्रैक्ट पेपर को भी जला देता है। और ऐसा करने से वो तो रेड धागा खुद ब खुद ही गायब हो गया था। मीन उस पेपर का और इस रेड धागे में कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर था। शैन को अब कोई परवाह नहीं थी कि अगर कर्ज वापस आ भी गया तो कोई बात नहीं, उसका बोझ कम से कम वो जैन तो नहीं उठा पाएगी। अब इनके बीच जो मुआयदा हुआ था वो तो ख़त्म हो चुका। वो जैन तो फिर भी इसके साथ रहने का ही डिसाइड करती है। दोनों ने अपनी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ली थी। अगले दिन वो जैन इसे जाके उठाती है।
दोनों फिर लवी डवी कपल की तरह ही रिएक्ट करने लगे थे। शॉप में इन्हें साथ बैठे देख के चीची को एक शरारत सूझती है। वो कोशिश करने लगती है कि इनकी किस हो जाए, बट ऐसा तो नहीं होता। पर असिस्टेंट और चीची की ज़रूर हो जाती है। अब दोनों ही ब्लश करते वहाँ से जाने की करते हैं। वो जो पहले शैन को चर्च की बेल सुनाई देनी बंद हो गई थी, फिर से उसे उसकी आवाज़ आने लगती है। उसकी हालत ख़राब देख के वो यैन तो परेशान ही हो गई थी। शैन की आई साइट इतनी वीक हो चुकी होती है कि उसे चीज़ें साफ क्या वैसे ही नज़र नहीं आ रही होती। वो ये बात वो यैन से छुपाता तो है, पर उसे तो पता चल जाता है। वो डॉक्टर से बात करती है। आगे से तो वो शैन का ऑपरेशन करवाने का ही उसे मशवरा देते हैं कि यही सही टाइम है, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसने बस उसके लिए शैन को मनाना था। साथ में वो यैन ये भी गिल्ट फील करने लगती है कि जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया है ना, शायद उसी की वजह से इसके साथ ये हो रहा है। पर वो उसे परेशान ना होने को कहता है कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। ये फिर उसे एग्रीमेंट साइन करने को कहती है। वो नहीं मानता तो ये जानबूझ के पेंटिंग करने का एक्सक्यूज़ बना के साइन की बजाय उस पेपर पे इसका थंब प्रिंट ही लगा देती है। पर कोई फ़ायदा नहीं, रेड धागा तो शो ही नहीं हो रहा होता। ये तो और ही सैड हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, आखिर इस कर्ज को कैसे ख़त्म कर पाऊं। ऑपरेशन करवाने के लिए ये बिल्कुल भी रेडी नहीं था। अब कर्ज वैसे ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा होता। अभी तो उसके फेस पे पेंट लगा दे के ये साफ करने लगती है। उसके इस बैड टाइम में वो यैन ने बिल्कुल भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो शैन के साथ ही स्पेंड करती है। अचानक बैठे बैठे वू को वाइट कैट से बात करने का आइडिया आता है। वो वू को बताने लगती है कि कर्ज को ख़त्म करने का बस एक ही तरीका है, पर तुम्हें बदले में अपनी साइकिक पावर भी खोनी पड़ेगी। शन के लिए तो वो ये सब करने को तैयार होती है। अब लास्ट टाइम वो अपने फ्रेंड्स कैट से बात करने आती है कि हो सकता है इसके बाद मैं कभी तुम लोगों को ना सुन सकूं। उसे घर पे अपसेट देख के शैन तो आके यहाँ पर उसे हग कर लेता है और साथ में पूछता भी है कि तुम्हें क्या हुआ है। अब वो तो उसे अपनी टेल ही सुनाने लगती है कि एक दिन अचानक रोड पे मुझे ब्लैक कैट नजर आई थी। उसने मुझे ऐसा पंजा मारा कि उसके बाद से मैं जिस पर्सन का नाम भी अपने हैंड पे लिखा देखती हूँ, उसकी अचानक ही डेथ हो जाती है। इस तरह मैंने अपने बहुत अच्छे फ्रेंड्स को भी खोया है। उन्हें याद करके ये तो इमोशनल ही हो गई थी। और यहाँ पर उसे ये भी बताती है कि तुम्हारा नाम भी मैं देख चुकी हूँ, पर मुझे तुम्हें खोने से बड़ा डर लगता है। प्लीज़ एक दफ़ा जो मैं कहती हूँ वही कर लो ना। इस तरह मेरी पावर के साथ साथ तुम्हारी आई साइट भी चली जाएगी, पर कम से कम कर्ज ज़रूर ख़त्म हो जाएगा और तुम जिंदा तो रहोगे मेरी आंखों के सामने। वो भी इसके बार बार कहने पे फाइनली मान ही जाता है। कैट का बताया मेथड इसने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, पर तभी अचानक ये तो बेहोश हो जाती है। अब ड्रीम्स में अक्सर यही देखा करती है कि शैन का कर्ज वापस आ चुका है एंड वो उसे छोड़ के वहाँ से चला भी गया है। ये सब देख के वो परेशान हो जाती है। अभी इनका आइडिया काम नहीं आया था। शैन इसे तसल्ली देने के साथ साथ बाहर आने को कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, जहाँ पे उसने फुल एक स्कैरी सा इन्वायरमेंट क्रिएट किया था। वो के हैंड के साथ साथ वो अपने हैंड पे भी एक बड़ा सा रिबन बांध देता है। स्पेशल वो को वो रिंग भी पहनाता है। यहाँ पे वो समझ रही थी कि शायद ये मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो उसे कह देता है कि क्या अब तुम मेरे लिए अपनी लाइफ को कुर्बान करने को तैयार हो। वो हैरान कि शैन ये कैसी बातें कर रहे हो। अब यहाँ भी उसे पता चलता है कि ये तो उससे बिल्कुल भी लव नहीं करता, बल्कि उसे अपने प्यार के जाल में इसने जानबूझ के ही फंसाया था। कि उसे मालूम हो चुका था कि जब कोई भी पर्सन अपने लव की खातिर कुर्बानी देगा ना, तभी उसका ये कर्ज हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये सुन के तो वो जैन को बहुत बुरा लगता है कि मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि तुम इतने सेल्फिश निकलोगे। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। अचानक ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और इस पे गुस्सा करते करते ही वो तो इधर बेहोश ही हो गई थी। और इसी के साथ ही ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें वो जैन को कोमे में ही दिखाया जाता है। मेरी तरह आप लोग भी एक शौक सुनने को रेडी हो जाओ।
कि शुरू से लेकर एंड तक जो कुछ भी चल रहा था, जो कुछ भी, वो सब वो जैन का ड्रीम ही था और कुछ नहीं। हमारी फीमेल लीड एक नॉवलिस्ट है और मेल लीड डॉक्टर। इसे जगाने के लिए ही शैन उसे वही स्टोरीज सुनाया करता है जो कि उसने राइट की थी कि किसी दिन तो ये होश में आ जाएगी। अब जाहिर है ये ड्रामे की एंडिंग ही चल रही थी तो उसे होश भी आ ही जाता है। अब ये तो नहीं बताया गया कि वो आखिर कितने अरसे कोमे में रही थी और इनकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, बट वो इतने दिनों बाद शैन को देख के खुश हो जाती है और वो भी। दोनों बीच पे मज़े करने आ चुके थे और आज ही शैन वो जैन को शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है। ऑब्वियसली वो जैन की तो हाँ ही थी। दोनों फिर किस करते हैं, मिलके ही ये इधर मस्ती भी करने लगे थे और इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। माना कि एंड पे मेरी तरह आप लोगों को भी बहुत बड़ा शौक मिला, पर क्या कर सकते हैं, ड्रामों में फिर ऐसा तो होता रहता है। वेल, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।